नमस्कार। कानपुर यूनिवर्सिटी से एलएलबी की शुरुआत करने वाले सभी नए लॉ स्टूडेंट्स के लिए आज हम लाए हैं एक खास चर्चा। हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, आपके पहले सेमेस्टर का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। जी नमस्कार। हमारे पास यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल सिलेबस डॉक्यूमेंट है, वो शेड्यूल बी कंपलसरी पेपर्स वाला, और एक मददगार प्रेजेंटेशन भी है जो खास टॉपिक्स को मतलब हाईलाइट करता है। हाँ, वो प्रेजेंटेशन काफी हैंडी है। आज का मकसद साफ है, इन दस्तावेजों को आसान भाषा में समझना, ताकि पहले सेमेस्टर की रात थोड़ी आसान लगे। तो खोलते हैं इस कानूनी ज्ञान के पिटाले को। बिल्कुल। ये पहला सेमेस्टर दरअसल कानून की दुनिया में आपकी नींव रखने जैसा है। यहाँ जो सिद्धांत सीखेंगे ना, वो आगे की पूरी पढ़ाई और सोच का आधार बनेंगे। सही कहा, मतलब सिर्फ सिलेबस के टॉपिक नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कानूनी नजरिए से दुनिया को देखने का पहला कदम है। तो चलिए नींव के सबसे मजबूत पत्थर से शुरू करते हैं। संवैधानिक कानून आए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये तो हमारे देश के चलने का पूरा नक्शा है ना? इसको समझना कहाँ से शुरू करें? सही कहा आपने। ये पेपर भारत के संविधान की बनावट और उसके काम करने के तरीके पर फोकस करता है। तो सबसे पहले तो इसकी खासियतें क्या हैं? जैसे भारत का संघीय ढांचा, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर। हाँ, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। बिल्कुल। और सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म। यह समझना जरूरी है कि हमारा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। और संसद, पार्लियामेंट, कानून बनाने की प्रक्रिया तो काफी जटिल लगती है। हाँ, थोड़ी है। तो सिलेबस में संघीय संसद का संगठन, कानून कैसे बनता है, और सांसदों को मिलने वाले विशेषाधिकार, मतलब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये सब शामिल हैं। अच्छा। फिर आती है संघीय कार्यपालिका, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति, उनकी शक्तियां क्या हैं, उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है। हाँ, खासकर वो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की उनकी शक्ति। जी बिल्कुल, वो भी कवर होता है। और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, मतलब असली शक्ति किसके पास है, ये सवाल तो हमेशा ही रहता है। बिल्कुल। और सिलेबस इसी सवाल को टटोलता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका, और क्या प्रधानमंत्री ही असल मुखिया हैं। इसके साथ ही एक बहुत अहम हिस्सा है विधायी शक्तियों का बंटवारा, लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, यानी कौन से मुद्दे पर केंद्र कानून बनाएगा और कौन से पर राज्य। यहीं पर वो मुश्किल लगने वाले सिद्धांत आते होंगे, जैसे टेरिटोरियल नेक्सस, पिथन सब्सटेंस, वो सब। हाँ बिल्कुल। ये सिद्धांत असल में अदालतों के लिए औजार की तरह है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, हाँ। ये तय करने में मदद करता है कि क्या राज्य का कानून उसकी सीमा के बाहर लागू हो सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथन सब्सटेंस, सार और तत्व का सिद्धांत, ये देखता है कि कानून असल में किस विषय पर है। कहीं एक सरकार दूसरे के अधिकार क्षेत्र में तो नहीं घुस रही। एग्जैक्टली। और डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, आभासी विधान का सिद्धांत, ये जांचता है कि कहीं सरकार घुमा फिरा कर वो काम तो नहीं कर रही जो उसे सीधे तौर पर करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, तो ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल चीजें हैं, शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने के तरीके हैं। और आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस। जी, आपातकालीन प्रावधान भी सिलेबस का हिस्सा हैं, खासकर आपातकाल की घोषणा और राष्ट्रपति शासन कब और कैसे लगता है। ये सब मिलकर देश की शासन व्यवस्था की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे संविधान अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर देश को चलाता है। अब देश के इस बड़े ढांचे से निकलकर उन समझौतों पर आते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। संविदा विधि आय, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये तो सीधे सीधे लेन देन से जुड़ा है। निश्चित रूप से। ये पेपर अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है, जो किसी भी व्यापारिक या निजी समझौते की जान होते हैं। प्रेजेंटेशन की स्लाइड 3 और सिलेबस के हिसाब से देखें तो सबसे पहले तो ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट कानून का मकसद क्या है, ये कैसे विकसित हुआ और कहाँ-कहाँ लागू होता है। और कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, इसमें क्या-क्या चीजें जरूरी हैं, मतलब स्टेप्स क्या हैं? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बनने की प्रक्रिया में कई कदम हैं। एक पक्ष प्रस्ताव रखता है, प्रपोजल, दूसरा उसे स्वीकार करता है, एक्सेप्टेंस, तब वचन बनता है, प्रॉमिस। अच्छा। इसमें यह भी पढ़ना होता है कि प्रस्ताव या स्वीकृति को वापस कैसे लिया जा सकता है, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। और वो कंसिडरेशन वाली बात, यानी बदले में कुछ मिलना, वो कितना जरूरी है? हाँ, प्रतिफल, कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। यानी समझौते में दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बिना प्रतिफल के आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होता। ठीक है। साथ ही डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत है, जिसका मतलब है
कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उन लोगों पर बाध्यकारी होता है जिन्होंने उसे किया है, किसी तीसरे पर नहीं। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य और प्रतिफल कानूनी तौर पर सही होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इस पर भी नियम होंगे? जैसे आपने बताया बच्चे, क्या बच्चे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सिलेबस का अहम हिस्सा है। संविदा करने की क्षमता, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। इसमें अवयस्क आते हैं, माइनर्स, दिमागी रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, और कानूनन अयोग्य लोग। हाँ, खासकर नाबालिगों के किए गए समझौतों का क्या होता है, उनका असर क्या होता है, ये पढ़ना है। इसके अलावा सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, फ्री कंसेंट, मतलब बिना किसी दबाव, धोखे या गलती के दी गई हो। आजकल तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से छपे हुए आते हैं, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी या लोन एग्रीमेंट। बिल्कुल, उन्हें मानक रूप संविदा कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। उनके बारे में भी पढ़ना होता है। कुछ समझौते ऐसे भी होते हैं जिन्हें कानून सीधे तौर पर शून्य, मतलब वॉइड, घोषित करता है। अच्छा, फिर है समाश्रित संविदा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो किसी घटना के होने या ना होने पर निर्भर करते हैं, जैसे बीमा। और कभी-कभी बिना औपचारिक समझौते के भी कानून कॉन्ट्रैक्ट जैसे दायित्व बना देता है। उन्हें कहते हैं संविदा सदृश संबंध, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। और अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो पाए या कोई पार्टी उसे तोड़ दे तो तब क्या होता है? उसे कहते हैं संविदा का निर्वहन, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके कई तरीके हैं, काम पूरा करके यानी परफॉर्मेंस से, कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर, ब्रीच करके। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इसमें एंटिसिपेटरी ब्रीच भी शामिल है, यानी पहले ही बता देना कि पूरा नहीं करेंगे। आपसी सहमति से, अग्रीमेंट से, या फिर काम का असंभव हो जाना, इम्पॉसिबिलिटी या फ्रस्ट्रेशन। और हर्जाना वगैरह रेमेडीज, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो दूसरे पक्ष को क्या मिलेगा? यहीं पर उपचार, रेमेडीज की बात आती है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत क्षतिपूर्ति मिलती है, कंपेंसेशन। इसमें यह देखा जाता है कि नुकसान कितना हुआ, मेजर ऑफ डैमेजेस, किस हद तक नुकसान की भरपाई होगी, रिमोटनेस ऑफ डैमेज। कभी-कभी कॉन्ट्रैक्ट में ही जुर्माने, पेनल्टी की शर्त होती है। इसके अलावा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। हाँ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जी, वो कुछ मामलों में हर्जाने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाने, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या किसी काम को रोकने का आदेश, इंजंक्टिव रिलीफ देने की बात करता है। ये उपचार वाला हिस्सा और खासकर नाबालिगों से जुड़े नियम वाकई ध्यान खींचते हैं। चलिए, अब व्यापारिक समझौतों से हटकर व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्तों को नियंत्रित करने वाले कानूनों पर आते हैं। हिंदू कानून, जिसे सिलेबस में पारिवारिक कानून 1, फैमिली लॉ 1 कहा गया है। हाँ, ये सेमेस्टर हिंदू कानून पर केंद्रित है। प्रेजेंटेशन स्लाइड 4 और सिलेबस के मुताबिक इसमें सबसे पहले हिंदू कानून के स्रोत क्या हैं, सोर्सेस, जैसे वेद, स्मृतियां, रीति रिवाज, अदालती फैसले वगैरह। और वो स्कूल, मिताक्षरा, दाय भाग। हाँ, और इसके विभिन्न स्कूल जैसे मिताक्षरा और दाय भाग, और उनके उप स्कूल कौन से हैं, ये जानना होता है। शादी ब्याह और उससे जुड़े मुद्दे तो इसमें जरूर होंगे। ये तो फैमिली लॉ का कोर है। बिल्कुल, विवाह, मैरिज एक बड़ा टॉपिक है। एक वैध हिंदू विवाह के लिए क्या जरूरी है, एसेंशियल्स क्या हैं, कौन सी शादियां शून्य हैं, वॉइड मतलब शुरू से ही अमान्य, और कौन सी शून्यकरणीय हैं, वॉइडेबल यानी किसी एक पक्ष के चाहने पर अमान्य की जा सकती हैं। और इनके कानूनी नतीजे क्या होते हैं? हाँ, वो भी। फिर आते हैं वैवाहिक अनुतोष, मैट्रिमोनियल रिलीफ्स, यानी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आने पर कानून क्या मदद करता है, जैसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन, नलिटी और डिवोर्स। इसके आधार क्या हैं? और बच्चों की कानूनी स्थिति, लेजिटिमेसी, खासकर अगर शादी ही मान्य ना हो। ये भी एक अहम सवाल है। शून्य और शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चों की वैधता के बारे में कानून क्या कहता है, ये पढ़ना होता है। गोद लेना, एडॉप्शन भी इसी का हिस्सा है। और गार्जियनशिप? हाँ, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 और गुजारा भत्ता मेंटेनेंस से जुड़े नियम भी आते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार और संपत्ति का बंटवारा, जॉइंट हिंदू फैमिली, ये तो अक्सर विवाद का कारण बनता है समाज में। हाँ, जॉइंट हिंदू फैमिली की अवधारणा बहुत खास है, खासकर मिताक्षरा और दायभाग स्कूलों के नजरिए से। कोपार्सनरी क्या होती है? सहदाई की। हाँ, कोपार्सनरी। इसका मतलब है परिवार के पुरुष सदस्यों को जन्म से ही पैतृक संपत्ति में हक मिलना। मिताक्षरा स्कूल में ये कैसे बनती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, संपत्ति कितने तरह की होती है, कर्ता मतलब परिवार का मुखिया, उसके क्या अधिकार और कर्तव्य है, और संपत्ति बेचना? हाँ,
जॉइंट प्रॉपर्टी को कब और कैसे बेचा जा सकता है, एलियनेशन, ये सब इसमें आता है। मिताक्षरा और दायभाग में मुख्य अंतर क्या है संक्षेप में? मोटा मोटा अंतर ये है कि मिताक्षरा में बेटे को जन्म से पिता की पैतृक संपत्ति में हक मिल जाता है, जबकि दायभाग जो बंगाल और असम में चलता है उसमें पिता के जीवन काल में बेटे का हक नहीं होता, उनकी मृत्यु के बाद ही मिलता है। अच्छा। ये और संपत्ति के बंटवारे, पार्टीशन और पुनर्मिलन, रीयूनियन के नियम, उत्तराधिकार, सक्सेशन के कानून, ये सब हिंदू लॉ का हिस्सा हैं। ये समझना पारिवारिक संपत्ति के मामलों के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत कानून हमारे समाज की जड़ों से जुड़े हैं। अब थोड़ा रुख बदलते हैं और उन कामों की बात करते हैं जिन्हें समाज गलत मानता है और सजा देता है। अपराधों के सामान्य सिद्धांत यानी अपराध कानून 1, लॉ ऑफ क्राइम्स 1, इसमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी का जिक्र है। अब तो खैर बीएनएस की भी बात हो रही है, पर सिलेबस शायद अभी आईपीसी पर फोकस्ड है। अभी जो सिलेबस उपलब्ध है वो आईपीसी 1860 के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। स्लाइड 5 और सिलेबस बताते हैं कि सबसे पहले तो अपराध होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, इसके जरूरी तत्व क्या हैं, एक गलत काम, एक्टिस रियस, हाँ एक्टस रियस, और दूसरा गलत इरादा, मेंस रिया। मेंस रिया। अपराध करने का मकसद, मोटिव, क्या मायने रखता है, और कभी-कभी बिना गलत इरादे के भी सजा हो सकती है, जिसे कठोर दायित्व कहते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। आपने गलत इरादे, मेंस रिया, और गलत काम, एक्टिस रियस की बात की। क्या ये हमेशा जरूरी होते हैं किसी एक्ट को अपराध मानने के लिए? ज्यादातर अपराधों के लिए ये दोनों जरूरी हैं। सोचिए, किसी से अनजाने में धक्का लग जाना शायद अपराध ना हो, पर जानबूझकर धक्का देकर गिराना अपराध हो सकता है। यही फर्क एक्टस रियस और मेंस रिया समझाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सिर्फ गलत काम ही काफी होता है, इरादा उतना मायने नहीं रखता। और वो स्थितियां जब कोई काम अपराध नहीं माना जाता, वो जनरल एक्सेप्शंस? बिल्कुल, उन्हें कहते हैं सामान्य अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस। ये बचाव के आधार हैं, जैसे गलती से कुछ हो जाना, मिस्टेक, जरूरत में किया गया काम, नेसेसिटी, किसी सीनियर के ऑर्डर पर किया गया काम, कानूनी जिम्मेदारी निभाते हुए किया गया काम, दुर्घटना, एक्सीडेंट, बच्चे या नाबालिग द्वारा किया गया काम, इन्फेंसी। हाँ। दिमागी अस्वस्थता, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, नशे की हालत में किया गया काम, ड्रंकननेस, सहमति से किया गया काम, कंसेंट, मजबूरी में, कंपल्शन, बहुत छोटा मोटा काम, ट्रिफलिंग एक्ट, या नेकनियति से दी गई सूचना, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। और अपनी रक्षा का अधिकार, प्राइवेट डिफेंस। हाँ, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक बहुत महत्वपूर्ण बचाव है। इसके अलावा जब कई लोग मिलकर अपराध करते हैं तो सबकी जिम्मेदारी कैसे तय होती है, जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। अच्छा। और कुछ अपराध तैयारी के स्तर पर ही दंडनीय होते हैं, जैसे किसी को उकसाना, अबेटमेंट, साजिश रचना, कंस्पिरेसी, या अपराध करने की कोशिश करना, अटेम्प्ट। सिलेबस में खास तरह के अपराधों का भी जिक्र है, स्पेसिफिक ऑफेंसेस। जी हाँ, मानव शरीर पर असर डालने वाले अपराध जैसे कल्पकल होमिसाइड, मर्डर, लापरवाही से मौत कारित करना, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, महिला की गरिमा भंग करना, किडनैपिंग, एब्डक्शन, ये सब। फिर संपत्ति के खिलाफ अपराध, चोरी, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। और पब्लिक पीस के खिलाफ? हाँ, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध जैसे अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग, एफ्रे। साथ ही शादी से जुड़े अपराध जैसे बाइगैमी और अडल्ट्री। अपराध कानून समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है, ये साफ दिखता है। अब आखिर में उन गलतियों पर आते हैं जो अपराध तो नहीं, पर फिर भी कानूनी तौर पर गलत है और जिनसे किसी को नुकसान पहुंचता है। अपकृत्य विधि यानी लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये क्या है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कभी-कभी। हाँ, हो सकता है। टॉर्ट्स यानी सिविल गलतियां, सिविल रॉन्ग्स। ये अपराध से अलग हैं क्योंकि इनमें आमतौर पर सजा जैसे जेल नहीं होती, बल्कि हर्जाना देना पड़ता है, कॉम्पनसेशन। स्लाइड 6 और सिलेबस के अनुसार इसमें पहले तो टॉर्ट्स का विकास कैसे हुआ, एवोल्यूशन, इसकी परिभाषा, प्रकृति और दायरा क्या है, ये समझना होता है। ये अपराध और कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अलग है? मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, अपराध समाज के खिलाफ माना जाता है और सरकार केस चलाती है, जबकि टॉर्ट एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति गलत काम होता है और पीड़ित व्यक्ति हर्जाने के लिए केस करता है। अच्छा। और कॉन्ट्रैक्ट आपसी समझौते से बनता है,
जबकि टॉर्ट में जिम्मेदारी कानून द्वारा थोपी जाती है, बिना किसी समझौते के। इसमें 2 लैटिन सूत्र बड़े काम के हैं। डैमनम सिने इंजूरिया, यानी नुकसान तो हुआ पर कोई कानूनी अधिकार नहीं टूटा, इसलिए हर्जाना नहीं मिलेगा। भले ही नुकसान हुआ हो। हाँ, और दूसरा है इंजूरिया सिने डामनो, यानी कानूनी अधिकार टूटा, भले ही कोई असल मॉनेटरी नुकसान ना हुआ हो, फिर भी हर्जाना मिल सकता है। में भी बचाव के तरीके होते होंगे, डिफेंसेस। हाँ, सामान्य प्रतिरक्षा, जनरल डिफेंसेस यहाँ भी हैं, जैसे वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, यानी अगर पीड़ित ने खुद जोखिम की सहमति दी थी। एक्ट ऑफ गॉड, यानी कुदरती आफत। इनएविटेबल एक्सीडेंट, ऐसी दुर्घटना जिसे टाला नहीं जा सकता था। या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी अगर कानून ने ही वो काम करने का अधिकार दिया हो। और अगर कोई किसी और की गलती के लिए जिम्मेदार हो, जैसे मालिक नौकर की गलती के लिए, वो वाला कॉन्सेप्ट? उसे कहते हैं प्रतिनिधिक दायित्व, वाइकेरियस लाइबिलिटी। ये भी टॉर्ट्स का अहम हिस्सा है। इसके अलावा एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के सिद्धांत हैं, जहां बिना गलती साबित हुए भी जिम्मेदारी बन सकती है, खासकर खतरनाक गतिविधियों के मामलों में। मोटर वाहन अधिनियम के कुछ प्रावधान इसी से जुड़े हैं। किस तरह की गलतियां टॉर्ट्स में आती हैं? कुछ उदाहरण? कई तरह की जानबूझकर की गई गलतियां, जैसे हमला, असॉल्ट, बैटरी यानी शारीरिक हमला, किसी को गलत तरीके से बंदी बनाना, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, झूठा मुकदमा चलाना, मिलिशियस प्रोसिक्यूशन, किसी की जमीन पर कब्जा करना, ट्रेसपास टू लैंड। और लापरवाही से होने वाली? हाँ, लापरवाही से होने वाली गलतियां भी हैं, जैसे किसी को मानसिक आघात पहुंचाना, नर्वस शॉक, उपताप या न्यूसेंस, यानी किसी के आराम में खलल डालना, और मानहानि, डेफेमेशन। आजकल सिलेबस में उपभोक्ता संरक्षण की जरूरत, क्रेता सावधान रहें, केविएट एम्प्टर का सिद्धांत और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य बातें। उसके फीचर्स? जी, और उपभोक्ता अदालतों, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में पढ़ना होता है। ये आज के बाजार में बहुत बहुत रेलेवेंट है। ये सवाल वाकई सोचने लायक है कि एक ही घटना कब टॉर्ट होगी और कब अपराध, या दोनों भी हो सकती हैं। और उपभोक्ता कानून हमें कितने अधिकार देते हैं। ये सिविल गलतियां हमारे रोज के जीवन पर सीधा असर डालती हैं। तो ये थे 5 मुख्य विषय: संविधान, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, अपराध कानून और टॉर्ट्स। अब ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इन विषयों में पास होने के लिए परीक्षा कैसी होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या है। स्लाइड 7 और 8 शायद इस पर रोशनी डालेंगे। बिल्कुल। स्लाइड 8 के मुताबिक एग्जाम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का लग रहा है। पेपर में 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। 3 सेक्शंस, ठीक है। सेक्शन ए में 10 सवाल होंगे, हर सवाल 4 नंबर का। ये शायद छोटे जवाब वाले शॉर्ट आंसर टाइप सवाल होंगे। हाँ, 40 नंबर का सेक्शन है। हाँ। फिर सेक्शन बी और सी दोनों में 2-2 सवाल होंगे और हर सवाल 15 नंबर का होगा। अच्छा, 15 नंबर वाले। जी, ये लंबे जवाब दारे या निबंध जैसे लॉन्ग आंसर या ऐसे टाइप सवाल हो सकते हैं। तो 15-15 नंबर के 2 सवाल सेक्शन बी में और 2 सेक्शन सी में, कुल 60 नंबर यहाँ से। तो 40 + 60 = 100 नंबर का पेपर। उत्तर कितना लंबा लिखना होगा, इसका भी कुछ अंदाजा दिया है क्या स्लाइड्स में? हाँ, एक संकेत सा है कि लंबे जवाब लगभग 3.5 पेज के और छोटे जवाब करीब 1 पेज के होने चाहिए। लेकिन देखिए, जोर लंबाई से ज्यादा गहराई और स्पष्टता पर होना चाहिए। कंटेंट मैटर करता है। बिल्कुल, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और एक बहुत जरूरी बात बताई गई है लिखने की जगह को लेकर, स्पेस मैनेजमेंट। जी, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्लाइड में साफ लिखा है कि कोई एक्स्ट्रा आंसर शीट मतलब बी कॉपी नहीं मिलेगी। कोई भी कॉपी नहीं। नहीं। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को जो कॉपी मिलेगी उसी में अपने सारे जवाब लिखने होंगे। तो लिखते समय जगह का ध्यान रखना और अपने जवाब को ठीक से प्लान करना बहुत जरूरी होगा। फालतू लिखने से बचना होगा, मुद्दे की बात लिखनी होगी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है, मतलब पहले से सोच कर लिखना होगा कि किस जवाब के लिए कितनी जगह रखनी है। अब पासिंग मार्क्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्लाइड 9 में इसका जिक्र है। हाँ, स्लाइड 9 का टाइटल पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है, लेकिन उसमें कोई निश्चित प्रतिशत या ग्रेडिंग सिस्टम नहीं बताया गया है। अच्छा, तो एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं दिया? नहीं। उसके लिए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के जो मौजूदा नियम और रेगुलेशंस हैं उन्हें देखना होगा। वो सबसे सटीक जानकारी होगी, वेबसाइट पर या डिपार्टमेंट से पता करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये तो तय है कि अगले सेमेस्टर में जाने के लिए हर पेपर में पास होना जरूरी है। इंडिविजुअल पासिंग चाहिए। तो ये थी LLB पहले सेमेस्टर के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की पूरी तस्वीर। यानी चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं,
लेकिन कानून की दुनिया को समझने की एक ठोस शुरुआत भी यहीं से होती है। सोचना सिखाते हैं, तर्क करना सिखाते हैं, विश्लेषण करना सिखाते हैं। हाँ, वो लीगल रीजनिंग डेवलप होती है। एग्जैक्टली यही वो हुनर हैं जो एक कामयाब वकील या किसी भी लीगल प्रोफेशनल बनने के लिए चाहिए। फाउंडेशन यही बनता है। तो कानपुर यूनिवर्सिटी में एलएलबी की रोमांचक यात्रा शुरू करने वाले सभी नए स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए। जी बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक। और चलते चलते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन विषयों पर बात की, उनके अलावा कानून का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके बारे में और जानने की आपकी अपनी जिज्ञासा है, और क्यों? अच्छा सवाल है। हो सकता है साइबर लॉ हो, या पर्यावरण कानून, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या कुछ और। इस पर सोचिएगा, यह आपकी लर्निंग को और दिलचस्प बना सकता है। आपको अपनी रुचि का एरिया मिल सकता है।